हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक रेमेटॉयड आर्थराइटिस को डिस्कस करने आए हैं। रेमेटॉयड आर्थराइटिस काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है। इस डिजीज़ को हम लोग सब टॉपिक में पहले डिवाइड करेंगे। पहले तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बीमारी को समझ लेते हैं, फिर दूसरा टॉपिक आएगा क्लिनिकल फीचर हम लोगों को क्या मिलता है रेमेटॉयड आर्थराइटिस वाले पेशेंट में। फिर हम लोग देखेंगे पेशेंट को ट्रीट कैसे करते हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो होगा हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो पहले रेमेटॉयड आर्थराइटिस को समझने के लिए इसको बोला ही जाता है क्रॉनिक मल्टी सिस्टम डिजीज। अब इसमें अगर हम लोग फोकस करें तो हमारा जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है और जॉइंट के अलावा अदर सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हमारा फोकस है, क्योंकि रोमेटॉयड आर्थराइटिस नाम है तो आर्थराइटिस का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं हमारा जॉइंट इन्वॉल्व है। तो हम लोग पहले जॉइंट में जो प्रॉब्लम होते हैं या वो कैसे प्रोग्रेस करता है उसके बारे में समझते हैं। तो जॉइंट, हम जब किसी भी जॉइंट को देखते हैं तो हमारा जॉइंट क्या करता है कि वो हमारे बोन्स को मोबिलिटी देता है। अब अगर रोमेटॉयड आर्थराइटिस का केस देखें तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस इन्फ्लामेशन से हमारी मोबिलिटी या देखेंगे कि टेंडरनेस या फिर देखेंगे कि रिजिडिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हमें जॉइंट मूवमेंट करने में हमें प्रॉब्लम होने लगती है। समय बीतने के साथ साथ रोमेटॉयड आर्थराइटिस के साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता है तो हमें बोन की डिफॉर्मिटी, जॉइंट के कारण बोन डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाता है। अब रोमेटॉयड आर्थराइटिस जनरली देखेंगे तो ये फीमेल्स में कॉमन होता है, 3 टाइम्स ज्यादा होता है फीमेल्स में। लेकिन एक एज जैसे 60-65 की एज में जाके मेल और फीमेल दोनों में ये इक्वल इंसिडेंस में मिलता है। अब अगर देखें सर्टेन रेसेस में भी कॉमन हो जाता है। वैसे पेशेंट जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत है या वो सिगरेट स्मोकिंग है या फिर किसी तरह से मेटास्टेसिस से जुड़ा हुआ है तो उस केसेस में भी हम लोग देखते हैं कि रोमेटॉयड आर्थराइटिस मिलने का चांसेस ज़्यादा होता है। अब अगर देखें कि रोमेटॉयड आर्थराइटिस का क्या बेसिक जॉइंट में चेंजेस आता है, तो सबसे पहले कोई भी जॉइंट जो होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप करके कार्टिलेज बनाता है। कार्टिलेज जो होता है हम लोगों को लुब्रिकेशन देने का काम करता है जॉइंट को। कार्टिलेज में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब ये सेल्स क्या करते हैं कि ब्लड वेसल्स भी हमारे जॉइंट के अंदर होते हैं। तो जब हमारा इन्फ्लामेशन होता है, कॉज अननोन है रोमेटॉयड आर्थराइटिस का, लेकिन कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्टिव एजेंट है। कब सर्टेन वायरसेस को कभी कभी मान लिया जाता है कि इन्फेक्टिव एजेंट है जो कि डिस्टर्ब करते हैं और रोमेटॉयड आर्थराइटिस कॉज करते हैं। अब जॉइंट को देखेंगे तो क्या क्या होता है जॉइंट में। जॉइंट इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमारा जो कार्टिलेज है वो इरोजन होने लग जाता है, कार्टिलेज गलने लग जाता है। हमारा माइक्रोवेस्कुलर में चेंजेस आते हैं। हम देखेंगे कि बोन डिफॉर्मिटी, जो मसल या फिर टेंडन या लिगामेंट जो जॉइंट के आसपास है उनका डिटोरिएशन होने लग जाता है, जिससे कि बोनी डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाता है। ये जनरली वर्टिब्रा में नहीं मिलता है, ये पेरिफेरल बोन्स में मिलता है। पेरिफेरल बोन्स कहने का मतलब हैंड हुआ, रिस्ट हुआ या फिर कभी कभी हमारा एल्बो जॉइंट भी इन्वॉल्व होता है। मेन बोन को भी, मेन जॉइंट जैसे नी जॉइंट या फिर हिप जॉइंट को भी इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन ये वर्टिब्रा को स्फेयर करते हैं। मतलब वर्टिब्रा में इसका इफेक्ट बहुत कम देखा गया है, बहुत कम चांसेस है। अब क्या होता है कि हम लोग अगर रिस्क फैक्टर को समझ लिए हैं, पैथोफिजियोलॉजी को समझ लिए, पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या कॉज होता है, तो अब देखते हैं कि एक्स्ट्रा जॉइंट के अलावा क्या क्या चीजों में ये इन्वॉल्व हो सकता है। तो रोमेटॉयड आर्थराइटिस ऐसा प्रॉब्लम है जो कि हम लोगों को किडनी में भी दिख सकता है, हार्ट में भी दिख सकता है, लंग्स में भी दिख सकता है, स्किन में भी दिख सकता है। बहुत सारे एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी हम लोगों को मिलते हैं। अब
लंग में पल्मोनरी एम्बोलिज्म के फॉर्म में मिल सकता है या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन के फॉर्म में मिल सकता है। किडनी में अगर देखें तो क्रॉनिक किडनी डिजीज के फॉर्म में मिल सकता है, लीवर में भी मिल सकता है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। हेपेटाइटिस के फॉर्म में मिल सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इस तरह से हम जाने कि क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं। रिस्क फैक्टर भी हम लोग देख चुके हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं और ट्रीटमेंट का क्या पर्पस होता है। तो जैसे हम लोग डायग्नोसिस करने के लिए एक रूमेटॉइड नोड्यूल पाया जाता है, जो कि ये हमारा सुपरफिशियल स्किन में बनता है, जो एक मोस्ट कॉमन फीचर कह लीजिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है, जो क्लिनिकली डॉक्टर देख के बताते हैं कि हाँ भाई इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। कुछ टेस्ट है जिसके लिए हम लोग CBC है, ESR है, CRP है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या RA फैक्टर बोलते हैं। ये RA फैक्टर क्या होता है कि बहुत सारे अदर डिजीजेस में भी बढ़ा हुआ होता है। तो एक मतलब बहुत स्पेसिफिक टेस्ट इसके लिए नहीं है। एक NTCCP टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं, जो कि मोर और लेस रफ आइडिया देता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सबसे जरूरी चीज है क्लिनिकल फीचर को हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन के फॉर्म में पाना। जैसे हिस्ट्री में हम लोग पेशेंट से हमेशा कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, डाइट हिस्ट्री क्या है, या फिर जेनेटिक्स में कुछ ऐसा तो चेंजेस नहीं है जिससे कि अदर हमारे सिम्टम मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ सोचने के लिए बताती है कि हाँ भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। फिर अब अगर देखें कि ट्रीटमेंट का गोल क्या है, तो ट्रीटमेंट का गोल सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पेन से पेशेंट को रिलीफ करना, स्टिफनेस से रिलीफ करना। फिर हमारा जो इन्फ्लामेशन हो रखा है जॉइंट में, उस इन्फ्लामेशन को कम करना। फिर फर्दर हम लोग देखते हैं कि एज के साथ जो डिफॉर्मिटी बन रहा है, उस डिफॉर्मिटी को कैसे बचाया जाए। तो मोर और लेस हम देखें कि कार्टिलेज को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पार्ट है। तो कभी भी ऐसी परेशानी किसी भी पेशेंट की होती है तो वो जनरली फॉलोअप में रहते हैं डॉक्टर को, और हमेशा रहना भी चाहिए, ताकि हम लोग इस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन दे सके। तो इस तरह से हम देखें दोस्तों कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन अगर कुछ बेसिक आइडिया हम लोग रखते हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो हम जरूर एक बार डॉक्टर से संपर्क करें और इस प्रॉब्लम को हल करें। थैंक यू दोस्तों।